हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होने वाली है। इन ट्रिक्स की मदद से आपका समय तो बचेगा ही साथ आपके लॉजिक्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज की लाइव क्लासेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, एक कंडीशन आपको देखिए रखी है। पहले ना ये वाला इस टाइप का, मतलब इस पैटर्न का सवाल व्यापम में नहीं आता था। ये सवाल आपके एसएससी मेंस का सवाल है। एसएससी मेंस फिर धीरे धीरे एसएससी ने अपने टियर 1 में ऐड करना चालू किया, फिर अब वहां से अपने व्यापम ने भी इस सवाल को उठा लिया, मतलब इस पैटर्न को उठा लिया। तो अब वो भी अपने सिलेबस में या अपने क्वेश्चन बैंक में इस पैटर्न को ऐड कर लिए हैं और क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं आपको 108 दिखा रहा हूँ, वहां पर आपको 210 या फिर कोई दूसरा नंबर आपको दिख जाए, लेकिन पैटर्न आपका, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। नंबर डिजिट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस आपका 108 बराबर आपका 12 कोष्टक के अंदर आएगा ए माइनस बी माइनस आपका सी। अब आपको करना क्या, आपको ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। वास्तविक मान जब निकाल दोगे ना तो यहां पर उठाकर आप पुट करोगे और यहां पर पुट करके आपको इन चार में से अपना एक आंसर को चुनना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, देखो ध्यान से समझना। आप लोगों की जो पहली स्टेप है ना, वो पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए कि बेटा ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आपका 108 बराबर यहाँ पर बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे 12 ए, ठीक है, माइनस आपका 12 बी माइनस आपका यहाँ पर 12 बी माइनस आपका यहाँ पर 12 सी। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आप लोग करोगे क्या, अगली स्टेप आप लोगों की क्या होगी, अगली स्टेप ध्यान से समझना बेटा, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। देखो एलजेब्रा की जब भी आप सवाल करो ना तो हर एक स्टेप को आप लोग ध्यान से समझना। जब एक एक स्टेप अच्छे से आप समझोगे ना तो एग्जाम में ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हो, ये सारी कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हो, लेकिन तब पॉसिबल है जब आपको हर एक स्टेप समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका इधर है ना 36 इंटू प्लस 36 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 108 को आपने तीन पार्टों में डिवाइड कर लिया, तीन पार्टों मतलब 36। अब ध्यान से समझना, ये 12 इस साइड जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का ये उस साइड जाएगा तो प्लस का आपका 12 बी हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आपका 12 सी हो जाएगा। बराबर में यहाँ क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा आपका 0। इसमें किसी को कोई परेशानी, सबको समझ में आया होगा। अगली स्टेप आप लोगों की क्या होगी, अगली स्टेप आप लोगों की क्या होगी, अगली स्टेप होगी बेटा आपकी ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर के बाद यहाँ पर आप ढूंढो क्या 36 और यहाँ पर आपका माइनस का 12a, माइनस का 12a प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर ढूंढो आप 36 को, मतलब लिख दो 36 को, यहाँ पर आपका प्लस का 12b प्लस यहाँ पर कितना होगा आपका सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका सी स्क्वायर, बचा हुआ एक 36 आपने इधर लिख दिया और यहाँ पर आपका प्लस का 2c बराबर आपका 0। इसमें किसी को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कर लोगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर करोगे क्या, सबसे पहले ये बेटा कुछ और नहीं है, ये एक तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया, ये भी एक तरीके से आपका फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा आपका a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा आपका b प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा आपका c प्लस 6 का होल स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर प्लस, ये आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन गया। इसमें किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अब यहां पर अगर इन सब की वैल्यू जोड़ने पर 0 मिलेगी तो आप बोल सकते हो क्या, a माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर आपका 0 है, तो आप यहां पर क्या बोल दोगे, a माइनस 6 बराबर 0, मतलब एक ही वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 6। यहां पर अगर b, यहां पर 6 कर लेना, यहां पर 6 कर लेना, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, b प्लस 6 का होल स्क्वायर है तो यहां पर क्या आएगा, जब बराबर 0, तो यहां पर बेटा कितना मिलेगा आपको, b प्लस 6 बराबर आपका 0, तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू मिलेगी b बराबर माइनस का 6। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, c प्लस 6 का होल स्क्वायर है तो बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा b, यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा c प्लस 6 बराबर 0, तो बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा, c की वैल्यू माइनस 6। ये a b c तीनों की आप लोगों को वैल्यू मिल गई। इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें किसी को कोई भी परेशानी, वैल्यू उठाकर पुट करो। यहाँ पर क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ
a माइनस बी, ए की वैल्यू 6 थी, बी की वैल्यू माइनस माइनस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस का 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है, और इनका भी क्यूब, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी कितना है आपका, माइनस का 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 6 का क्यूब, यही आना चाहिए। ए की जगह आपने ए को रख दिया, बी की जगह माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या करोगे, सी की जगह -6 और माइनस 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 आपका ए, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 0, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट, और 0 का क्यूब रूट करोगे तो 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने परसेंट छात्र सम्मिलित हुए होंगे। यार एक बात बताओ, 92% मतलब अगर टोटल छात्र 100 थे, 100 में से पास कितने हो गए और ये फेल हो जाएंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे 92%, तो फेल कितने हो जाएंगे 8%, ठीक है, ये 8 ना फेल हो चुके, मतलब 480 के बराबर थे, तो एक बराबर कितना आएगा आपका 60 का, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आसान था। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा पुरुष सवाल, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 पुरुष और 9 महिलाएं, ठीक है, एक साथ काम करें तो 10 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा। बेटा आपको बताना है 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, कितने दिनों में पूरा करेंगी ये आपको बताना है, कितने दिन में करेंगे ये आपको पूरा बताना है। यार एक बात बताना, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जैसे आपको याद रखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, चेन रूल, ठीक है, चेन रूल को आप एमडीएच फॉर्मूला भी बोलते हैं, एमडीएच मतलब मेल m1 d1 और आपका h1, ठीक है, अपॉन आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा d1 बराबर m2 d2 और आपका h2 अपॉन में हो जाएगा d2 w2, ये w हो जाएगा w1 और w2, ये चीज ध्यान से समझना, ये चेन रूल है, हर एक एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। जल्दी से बताओ मुझे इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने बोला 16 पुरुष 16 मेल एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 8 पुरुष, ठीक है, 8 पुरुष प्लस 9 महिलाएं, 9 महिलाएं एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा, 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर 4 से 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 16 4 64 64 m, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 8 और 5 40 m प्लस 9 और 5 45 w, 9 और 5 45 w, तो यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2 24 m बराबर आपका 45 w, मतलब m बटे आपको w, आपको इनकी कार्य क्षमता पता चल जाएगी, 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 5 15 3 अट्ठे 24। बेटा ये जो 15 और 18 रेशो आपको दिख रहा है ना, ये है कुछ और नहीं, ये इनकी कार्य करने की क्षमता है। क्या कि एक आदमी अगर 15 की क्षमता से काम करेगा तो वहीं जो महिला है ना 8 की क्षमता से काम करेगी, जो एक आदमी 15 की क्षमता से काम कर रहा है वही महिला 8 की क्षमता से काम करेगी। क्लियर है, तो यही तो आपको बताना। अब क्या करोगे, टोटल वर्क बताओ, ये m की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करो, m की वैल्यू उठाकर पुट करोगे तो 16 मल्टीप्लाई m बराबर आपको देके रखा है, क्या देखिए क्या रखा है आप लोगों ने निकाला है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 8, ये था आपका टोटल वर्क, ये कुल कार्य है। किससे करवाना है आपको, 20 महिलाओं से करवाना है। 20 महिला मतलब एक महिला की कितने की रेट से काम करेगी, 8 की रेट से काम करेगी, 8 से 8 को काट दोगे, ठीक है, 4 से काटोगे 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, तो 4 और 3 आपका 12, और यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये चेन रूल जो है ना, इसे अच्छे से आप लोग समझ लेना, इसे अच्छे से आप लोग देख लेना, क्योंकि ये वही सवाल है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक भी ऐसा आपका एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल आपका ना पूछा जाए, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और अगर आप सोचोगे सर इंडिविजुअल कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें, तो बेटा टाइम एंड वर्क अगर आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो टाइम एंड वर्क में ये आपको मिल जाएगा। एलजेब्रा में आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, इस पैटर्न का तो एलजेब्रा में मिल जाएगा, लेकिन ये आपका पूरा नया सवाल है, लेकिन सॉल्व आपके एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से ही होगा। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे दी 4 है, तो बेटा आपको बताना क्या है, बताना है 52x³ माइनस 6 टू द पावर आपकी 6, इनकी वैल्यू क्या होगी, बस इतना सा बता दो। ऑप्शन आपके सामने -1 1 0 और आपका 1/2। बताओ, थोड़ा सा अपना समय लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जो भी आपको नया सवाल मिले उनके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाया करो, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और जो भी नया कॉन्सेप्ट मिले, अब जैसे ये वाला नया कॉन्सेप्ट है, नया सवाल है, तो ऐसे आप लिख लो वहां पर। और तब तक जब तक आप एक दो बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, एक बार जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको याद होती जाएंगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग इजीली कर लोगे। एक का भी नहीं आया यार। देखो अब ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखो मेरे साथ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ध्यान से समझना, x प्लस 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x। अगर मैं बोलूं बेटा इसका क्यूब कर दो, तो आप क्या बोलोगे, a³ प्लस b³ प्लस, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 1/x, यही मिलेगा। ए बी होता है 3ab, लेकिन ए से बी आप कैंसिल आउट कर दोगे। अगर मैं बोलूं यहाँ पर आप मुझे x³ प्लस आपका 1/x³ की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है आपके पास, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और यहाँ पर ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 1/x, यही होगा। इसमें तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें पता है। अब यही तो मुझे आपको सिखाना है कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट आपके पास है x प्लस 1/x बराबर 4 है, और मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलूं x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे पहले इनका क्यूब कर दो, 4 का क्यूब, और माइनस कर दो 3 इंटू आपके 4 से, मतलब यहाँ पर 64 माइनस आपका 12, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, 52। क्या इसमें किसी को कोई भी परेशानी हुई, नहीं हुई ना? तो यही चीज आप लोग ध्यान से समझना। मैंने बोला x³ प्लस 1/x³ बराबर अगर 52 था, तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, x⁶, बेस समान है तो गुणा में खाते जुड़ जाएंगी, प्लस 1 बराबर, और यहाँ पर अगर इसे फॉरवर्ड करोगे तो 52x³ आएगा, 52x³। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए 52, 52x³ तो था, यहाँ पर आपको माइनस में 1, माइनस में 6 टू दी पावर आपको 6 चाहिए, मतलब आपको इस साइड माइनस का x टू दी पावर 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बेटा पॉजिटिव का आपका 1 बचेगा, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। -1 जिनका भी है उनका आंसर गलत है, 0 जिनका भी था उनका आंसर गलत था, 1/2 जिनका भी था उनका भी आंसर गलत था। 3 आंसर तो आप लोगों ने गलत ही दे दिए। अब बचा आपका चौथा आंसर, वही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये अच्छा सवाल है, इसे चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। परीक्षा प्रो सवाल है, अच्छा सवाल है। प्रिज्म आपका है, देखो प्रिज्म और पिरामिड दोनों के फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको यही करेंगे। अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको यही करेंगे। कैसे? अगर कोई भी प्रिज्म है, ध्यान से समझना, कोई भी अगर आपका प्रिज्म है, सारे फॉर्मूले आपको लिखा देता हूँ। कोई भी बेटा आपका प्रिज्म है, तो इसका आप अगर वॉल्यूम निकालते हो तो कैसे निकालोगे, बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया और मल्टीप्लाइड बाई आपका हाइट, ठीक है। अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया यहाँ पर कैसे निकालोगे, अगर इनका सरफेस एरिया आप निकालते हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले बेस पेरीमीटर, ठीक है, बेस पेरीमीटर और मल्टीप्लाइड बाई आपका हाइट, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। टोटल सरफेस एरिया आप निकालते हो तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया प्लस आपका 2 बेस एरिया। ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर प्रिज्म की हम लोग बात करेंगे, प्रिज्म की, और प्रिज्म का ना बेस कैसा भी हो सकता है, आपका
ट्राइंगल शेप में हो सकता है आपका, क्वाड्रिलेटरल शेप में हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, कुछ भी हो सकता है। और ट्राइंगल भी कोई सा भी, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, विषमबाहु हो, क्वाड्रिलेटर, वर्ग, आयत, बेल, वर्ग, आयत, ठीक है, सम, समांतर, समलंब, कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको उनकी बेसिक सी प्रॉपर्टी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल है वो आपका क्या है कि भाई आधार आपका एक त्रिभुज के आकार का है, मतलब इस टाइप से आपका ये बनेगा, ठीक है, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इनका ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 15 हो जाएगा, 8, 15 और 17। ये ट्रिपलेट्स है, मैंने आपको लिखाए भी है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 20, 21, 29, ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल के आपके ट्रिपलेट्स होते हैं। ये वाली इनकी हाइट हो जाएगी, ये वाली उनकी ऊंचाई हो जाएगी, जिसकी लंबाई आपको देखिए रखिए 20 सेंटीमीटर। ये है पूरा आपका मामला। मामला ये है कि आपको अब वॉल्यूम बताना है, आपको क्या बताना है, अच्छा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताने के लिए आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर मतलब कितना हो जाएगा आपका, 8 और 5, 15 और 8, 23, 23 और 7, 30 और 10, 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पर हाइट कितना है 20, प्लस बेस एरिया। बेस एरिया कितना आएगा आपका, बेस एरिया यहाँ पर कितना आएगा 1/2, 2 बेस एरिया, यहाँ पर 1/2, 2 1/2 बेस मतलब कितना हो जाएगा 8 × 15, 8 × 15। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 मतलब 800, प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 15, 4, 60, 120, मतलब बेटा 920 होगा, ठीक है, 920 होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब आया समझ में, बस इतना सा याद रखना, ये फॉर्मूले जो मैंने 3 लिखाए हैं, अगर ये वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम बता देते, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सरफेस एरिया निकालना होता तो आधार का परिमाप मतलब बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और टोटल सरफेस एरिया निकालते तो सरफेस एरिया जैसे आपने निकाला वो तो होगा ही होगा, प्लस आपका 2 बेस एरिया, मतलब एक ये वाला बेस और ये वाला बेस, इन दोनों के एरिया को और जोड़ देना। एक आदमी 12 मिनट में धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर 9 मिनट में लौट आता है, लौट आता है, ठीक है। शांत जल में आदमी की गति बताओ, मतलब एक तरीके से बेटा आपको बोट की चाल बतानी है, ठीक है, बोट की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर हावर में, याद रखना ये आपको बताना है। दीपक यादव, आपकी पढ़ाई से ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, धन्यवाद। मैं पहले ही आपको बोला था कि भाई एक बार आप लोग भरोसा करोगे तो बस उस भरोसे के कायम मैं रख सकता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों ने किया है। और ये अभी नहीं, ये आखिरी तक, बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक। एक ग्रुप डी नहीं, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, आप जो भी एग्जाम देने जाओगे, हर उस एग्जाम में आपको क्वेश्चन से यहीं से देखने को मिलेंगे, यहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 1 या 2 सवाल अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कुछ भी आपको यहाँ से अलग नहीं मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, कोई भी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक आदमी 12 मिनट में धारा के विपरीत मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है, बोट माइनस स्ट्रीम यहाँ पर 12 मिनट में 900 बटे 12 को यहाँ पर एक काम करो 60 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और इसे आप 18/5 करोगे तो आप किलोमीटर पर आवर में आ जाओगे। मतलब यहाँ पर क्या करोगे, 0 से 0 काटोगे, 6 से काटोगे, 6 3 18, ठीक है, 6 3 18, 3 से काटोगे 3 4 12, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे 2 से काटोगे, यहाँ पर कितना जाएगा, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से काटोगे ये 2, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका B-S बराबर आपका 4.5, यही आना चाहिए। और वापस आओगे तो 9 मिनट लगेंगे, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम बराबर 900 बटे यहाँ पर 9 मिनट, 60 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 18/5, क्योंकि आपको यूनिट चाहिए किलोमीटर पर हावर में। 0 से 0 काटोगे, 6 से काटोगे 3, 9 से 9 काटोगे, 5 से काटोगे 2, तो यहाँ पर बोट प्लस स्ट्रीम बराबर मिलेगा कितना आपका 6, यही होगा। आपको बोट की गति बतानी है ना, ये काट दो दोनों स्ट्रीम को, तो यहाँ पर बोट और बोट मिलकर हो जाएगा आपका 2 बोट बराबर 6 और 4 10 दशमलव आपका 5, यही होगा।
तो यहाँ पर वोट बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पर आपका 20। 5 से काटोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 4 20, मतलब 21/4। 21/4 मतलब 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के फैक्ट्स सब उठाए हैं कि जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका संबंध आपकी परीक्षा में पूछे जाने का ज्यादा है। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट का लोकार्पण। तो देखो डेयरी स्टेट का काम क्या होता है? तो डेयरी स्टेट क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है। कैसे कि दूध का उत्पादन करेगा, पनीर बनाएगा, दही बनाएगा, मक्खन बनाएगा, छाछ बनाएगा, मिठाइयां बनाएगा। ठीक है, तो ये सब काम होगा डेयरी स्टेट में। और ये कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर का है। किसका है? कोऑपरेटिव सेक्टर का है। और कोऑपरेटिव सेक्टर का सबसे बड़ा डेयरी स्टेट पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो ये कहां पर की गई है? आंसर लगाना आप बिल्कुल बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। देखो अब ये पशुपालन मंत्री के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे राज्य के पशुपालन मंत्री जी के द्वारा जबलपुर शहर में इसका लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट पार्क है ये, ठीक है ना। कब किया गया तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि ये आपके यहां पर जो डेयरी मंत्री हैं, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, कब? पशुपालन एवं डेयरी मंत्री एंड डेयरी मंत्री, इनका नाम भी याद रखना क्योंकि पशुपालन मंत्री का नाम पूछ सकता है। श्री प्रेम सिंह पटेल, क्या नाम है? श्री प्रेम सिंह पटेल ने कितने तारीख को? 24 फरवरी को, ठीक है ना। तो 24 फरवरी को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने क्या किया है? यहां पर इसका लोकार्पण किया है। लोक निर्माण मंत्री एक और व्यक्ति हैं, गोपाल भार्गव। क्या नाम है? गोपाल भार्गव। इन दोनों ने मिलकर, गोपाल भार्गव और प्रेम सिंह पटेल ने मिलकर मध्य प्रदेश में पशुपालकों के लिए जबलपुर शहर में प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट का लोकार्पण किया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इस पे आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो इसमें कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो ऐसे फैक्ट्स भी जो एमपी के करंट से रिलेटेड है, वो भी पढ़ना है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां? लम्हेटा में। देखो पहला जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में ही आपके भारत देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है। कहां पे? लम्हेटा में। अब लम्हेटा हिल्स कहां है? तो लम्हेटा हिल्स आती है जबलपुर में। दो क्वेश्चन हो गए एक साथ कि लम्हेटा हिल्स, तो लम्हेटा हिल्स कहां पे है? लम्हेटा हिल्स है जबलपुर में। और जबलपुर में क्या बना है? भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है, ठीक है। फिर जबलपुर रेलवे स्टेशन, आप लोगों को पता है जबलपुर रेलवे स्टेशन प्राइवेट रेलवे स्टेशन हो चुका है, मतलब वहां पे बैठने का भी चार्ज लगता है, ठीक है ना। तो जबलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में देश का चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू हुआ है। क्या है कि इसके पहले 3 रेल कोच रेस्टोरेंट बन चुके हैं। क्या है कि जैसे ये आपका ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन में रेल के क्या है? कोचेस है। इन्हीं कोच में क्या बना दिया गया? रेस्टोरेंट बना दिया है। तो मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहां है? तो मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट जबलपुर शहर में है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट जबलपुर में है और यह देश का चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट है। इसी के अलावा मध्य प्रदेश का पहला क्या है? मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल नहीं क्रोकोडाइल, क्या है? देखो मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर। अच्छा क्रोकोडाइल देखा है? नहीं देखा है? देखा है, चलो ठीक है। एलिगेटर देखा नहीं देखा है? देखा है। चलो देखो मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थित स्मृति वन में स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्थापित होगा। अब देखो क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर होगा तो क्रोकोडाइल पे क्या की जाएगी? रिसर्च की जाएगी। कहां पर बन रहा है? भोपाल में बन रहा है। भोपाल की कौन सी लोकेशन में? भदभदा में। भदभदा में कहां पर? स्मृति वन में। अब देखो ये जो भदभदा लोकेशन है, भदभदा में श्वान प्रशिक्षण केंद्र भी है। श्वान माने क्या होता है बताओ? श्वान मतलब क्या? तो श्वान मतलब कुत्ता। कुत्ते को ट्रेनिंग देने का जो सेंटर है कहां पर है? भोपाल के भदभदा में है, ठीक है ना। पुलिस कुत्ते जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं वो कहां पे? भोपाल के भदभदा में। यही भदभदा में स्मृति वन में क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। चलिए भोपाल में बिल्कुल निषादपुरा में भी रेल कोच फैक्ट्री है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये अभी आपका हाल ही का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ था
36वां राष्ट्रीय खेल का अभी आपके यहां पे चल रहा था। कब? तो गुजरात में चल रहा था, सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ठीक है ना। कब से कब तक चला है? तो ये आपके यहां पर सितंबर 29 से लेकर या 29 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक गुजरात राज्य के 6 जिलों में, कितने जिलों में? गुजरात राज्य के 6 जिलों में इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। अब यहां पर विजेता टीम कौन रही है? सर्विसेज रही है, महाराष्ट्र रही है, हरियाणा रही है या कर्नाटका? तो बताओ कौन सी टीम अभी आपके यहां पर 36वें राष्ट्रीय खेल में कब्जा करी है? किस टीम ने कब्जा किया है? सर्विसेज। कौन सा? सर्विसेज। अब मध्य प्रदेश जो है ये आपका किस नंबर पे है ये भी बता दे। तो मध्य प्रदेश राज्य आपका किस नंबर पे है? अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ और। हालांकि एक दिन में आपको बता चुका हूं और ये फैक्ट्स भी बताएं, क्या 29 सितंबर से लेके आपका 10 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? गुजरात राज्य में आयोजन हुआ। कितने जिलों में? 6 जिलों में। इसकी टैगलाइन क्या है? तो एकता के लिए खेल इसकी टैगलाइन है। क्या है? एकता के लिए खेल इसकी टैगलाइन है। शुभंकर था इसका सावज। सावज मतलब होता है सावक। क्या होता है? सावज मतलब सावक, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन खेलों में पहली बार 2 नए प्रकार के खेलों का शुभारंभ किया गया जो कि आपके मलखंब और योगासन है। कौन से? मलखंब और योगासन नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। अब एक बार लिस्ट देख लो किसको कौन सा क्रम मिला है। तो पहले टॉप पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये टॉप पे रहा है। टोटल 121 अवार्ड्स मिले। कितने? टोटल 121 मेडल जीता है। अब देखो यहां पे 56 गोल्ड मेडल, 34 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य अपना 7वें नंबर पे है। 20 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मिले हैं। इसके साथ ही 65, कौन सा? 65 टोटल अगर देखा जाए तो 6वें 7वें नंबर पे आता है। और 65 हमें क्या मिले हैं टोटल? ध्यान रखना यहां पे मेडल्स मिले हैं, ठीक है ना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट कहां पर बनेगा? तो देखो सांची दूध पाउडर प्लांट की आपको आंसर बताना है। सांची दूध पाउडर प्लांट क्या होगा कि ये आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, इस पे भी डेयरी प्रोडक्ट्स पे मैक्सिमम कौन काम करता है? तो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता है। क्या हुआ है? इंदौर दुग्ध संघ, किसके द्वारा? इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा। किसके द्वारा? इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा मांगलिया संयंत्र में, कहां पर? मांगलिया, जो मांगलिया गांव पड़ता है ना स्टेशन, तो मांगलिया संयंत्र में आपके इंदौर जिले के अंतर्गत सांची दूध पाउडर का नया प्लांट बन रहा है जो 80 करोड़ की लागत पर बन रहा है। कितनी लागत पर? 80 करोड़ की लागत पर। इंदौर दुग्ध संघ मांगलिया संयंत्र इंदौर में सांची दूध पाउडर प्लांट बनाने का यह सबसे बड़ा संयंत्र बन रहा है। एक और चीज याद रखना, यहां पर डे 3.5 लाख लीटर, कितना? पर डे 3.5 लाख लीटर आपका दूध प्रोसेसिंग होगी। 3.5 लाख लीटर दूध की क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखना, पर डे यहां पर 30 टन का, कितना? पर डे यहां पर 30 टन पाउडर बनेगा। कौन सा पाउडर? 30 टन दूध पाउडर बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि प्रदेश का सबसे बड़ा सांची दूध पाउडर प्लांट इंदौर दुग्ध संघ मांगलिया संयंत्र में इंदौर शहर में बन रहा है। 80 करोड़ की लागत से बन रहा है। पर डे 3.5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग कराकर और 30 टन डेली दूध पाउडर बनाया जाएगा। ये एमपी का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर का, किसका? सहकारिता क्षेत्र का कारखाना होगा। एमपी का सबसे बड़ा सहकारिता क्षेत्र का कारखाना होगा। सहकारिता क्षेत्र का दूध का कारखाना होगा। ध्यान रखना। और एक बात, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां होता है? तो मुरैना में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है, ठीक है ना। सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता
है और शहद का भी उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? मुरैना में होता है। ठीक है ना।